नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। अब थोड़े से कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे भौगोलिक कारक, जनसंख्या, शासन व्यवस्था, आर्थिक विकास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब को एक एक करके मैं समझाता हूं आपको, जिससे कि विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। भौगोलिक कारक पर देख लेते हैं। भौगोलिक कारक विदेश नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करते हैं भौगोलिक कारक में क्या होता है, तो एक तो देश की अवस्थिति, यानी कि देश कौन से क्षेत्र में स्थित है, कहां पर है, उसका आकार कितना है, छोटा है कि बड़ा है, मध्यम आकार है, स्थलाकृति किस तरीके की है, पहाड़ी वाले क्षेत्र अधिक है या समुद्र किनारे है। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। कैसे इसको समझाते हैं? सबसे पहले अगर हम भारत के बिल्कुल ऊपरी क्षेत्र से लेते हैं, तो आप देखोगे भारत ऊपरी क्षेत्र में हिमालय से ढका हुआ है, घिरा हुआ है। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति में हिमालय वाले क्षेत्र में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखना भारत की विदेश नीति के लिए एक गहरी, एक अत्यंत आवश्यक चीज है। क्योंकि 1962 में चीन और भारत का युद्ध हो चुका है, तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ भी कई बार युद्ध हो चुका है, वो भी हिमालय की कई सारी चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारा जो हिमालय है वो हमारे दुश्मनों से मुक्त रहे, उसके ऊपर हमारे दुश्मनों का कब्जा ना रहे या वो वहां से दूर रहे, क्योंकि अगर वो दूर रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। तो ऐसे में हम वहां पर क्या करते हैं, हम उन सारे क्षेत्रों में जितने भी दर्रे हैं जो पास हैं, गुजरने के लिए जगह होती हैं, उन सभी जगहों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। वहां पर अपनी सैनिक चौकियां रखते हैं, हथियार रखते हैं, आसपास के क्षेत्र में सड़क मार्ग बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि दूसरे दुश्मनों को हम वहां से दूर कर पाए। तो हमारी विदेश नीति इस तरीके से संचालित होती है कि हम ऐसा माहौल बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कि जो हमारी सुरक्षा रेखा है उसके पास वाले, सार्थ वाले जो देश हैं वो हमसे उस क्षेत्र में कब्जा ना कर पाए, उससे थोड़ा सा दूर रहे। इस तरीके का माहौल बनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भारत की अवस्थिति की, क्योंकि भारत, चीन अपनी 5 फिंगर पॉलिसी पर चलता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के ऊपर तो हालांकि बड़ी मुश्किल से उसने दावा छोड़ा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर अभी भी वो दावा करता है। नेपाल को भी वो अपना ही हिस्सा मानने की कोशिश करता है, उस पर भी नजरें गड़ाए रखता है। तो भारत की लोकेशन एक ऐसी है कि भारत की उस अवस्थिति में भारत के साथ जो है ना एक देश, वो उसका कट्टर दुश्मन है। आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। पड़ोसी को बदल नहीं सकते का मतलब कि आप यूं नहीं कर सकते कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं और वहां पर आपका पड़ोसी, आप उसको धक्के मार करके निकाल दें। और देश के मामले में तो ऐसा भी नहीं है कि आप खुद उस पड़ोस को छोड़ करके कहीं चले जाओ, क्योंकि ये तो देश है, स्थिर हैं। ना तो भारत कहीं जा सकता है, ना चीन कहीं जा सकता है। इनकी अवस्थिति, इनकी लोकेशन ऐसी हो गई कि साथ है। ऐसे ही पाकिस्तान और भारत का मामला है, दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो भारत की विदेश नीति इस लोकेशन के कारण, इस भौगोलिक अवस्थिति के कारण, जिसमें उसके दो तरफ दो कट्टर दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन, तो हमारी विदेश नीति इस तरीके से संचालित की जाती है कि एक तो हमारी सीमाओं की अत्यधिक सुरक्षा हो,
और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत सारे देशों के साथ मिल करके, उनके साथ अच्छे संबंध बना करके इन दोनों देशों की गलत गतिविधियां जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए प्रेशर बना सके, दबाव बना सके। एक ये चीज यहां पर देखने को मिलेगी। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इसलिए विदेश नीति में हिमालयी राज्यों, विशेषकर नेपाल, भूटान, ये म्यांमार, इनके साथ संबंध बनाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि चीन जैसी महाशक्ति का सीमा पर स्थित होना और उत्तर पूर्वी राज्यों में व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की समस्या से विदेश नीति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस अवस्थिति, इस लोकेशन के कारण भारत, आप देखना, नेपाल के साथ बहुत गहरे संबंध रखता है, भूटान के साथ बहुत गहरे संबंध रखता है, म्यांमार के साथ बहुत गहरे संबंध रखता है, बहुत मधुर संबंध बना करके रखता है। ये एक मजबूरी भी है, क्योंकि मजबूरी इसलिए है क्योंकि भारत की लोकेशन ऐसी है कि भारत के ऊपर चीन लग जाता है। तिब्बत चीन के ही कंट्रोल में है, चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के साथ लगता है, तिब्बत का बहुत बड़ा क्षेत्र भारत के साथ लगता है। ठीक है, तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे क्षेत्र जो इन दोनों देशों के बीच हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, मधुरता वाले रहे। तो हमारी विदेश नीति नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ एकदम मित्रता वाली होती है, दोस्ती वाली होती है। खास करके नेपाल में तो हमने रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है कि रोटी बेटी का संबंध है। भूटान के साथ तो उसकी तो सारे के सारे मैक्सिमम मामलों में हेल्प जो है वो हम ही करते हैं, एक तरीके से उसका संरक्षण करने का काम भी हम ही करते हैं, तो इसलिए उसको हमने बचाए हुए रखा है चीन के प्रभाव से। इनके साथ अगर हमारे अच्छे संबंध होंगे तो चीन को भारत में आने से पहले इन रास्तों से, इन देशों से गुजरना पड़ेगा, इन देशों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। भारत को मौका मिल जाएगा अपनी स्थिति मजबूत करने का। भारत की सीमा पर, भारत के क्षेत्र पर चीन कब्जा नहीं कर पाएगा। और इन देश, ये दोनों देश क्या करेंगे, भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम करेंगे। और इस तरफ उत्तर पूर्व की तरफ म्यांमार, वो एक बफर स्टेट का कार्य करेगा, क्योंकि अगर इनमें चीन का प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब यहां के माध्यम से भारत में चीन गलत गतिविधियां करवाएगा, जैसे कि नेपाल के माध्यम से करवाया। नेपाल को चीन ने खूब मोटा कर्जा दिया और मोटा कर्जा देने के चक्कर में, मोटा कर्जा लेने के चक्कर में नेपाल के नेताओं ने चीन के साथ जैसे एकदम अपना हर तरीके का आत्मसमर्पण कर दिया। अब ऐसे में भारत और नेपाल, जिसके संबंध रोटी बेटी के थे, कोरोना काल में चीन के दबाव में आकर के, चीन के प्रेशर में आकर के नेपाल ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा वाले मामले को उठाया। मैं आपको मैप से दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैप दिखाऊं मैं आपको तो आपको हो सकता है कि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मैप्स में दिखाता हूं मैं आपको IR में। यहां पर कहां गया भैया काला पानी विवाद, इंडिया नेपाल काला पानी। मैंने आपके लिए मैप तो कई सारे ले रखे हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट, कहां गया भैया, ये है मैप काला पानी वाला। इसको देखेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखिए, इस मैप पे आइए, यहां पर आइए। ऊपर चीन है, भारत है, नेपाल है। ठीक है, इसको समझिए। ये हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड के इस क्षेत्र में यहां पर ये काली नदी है, ये काली नदी बहती है और बिल्कुल इस किनारे पे आकर के यहां पर काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये 3 क्षेत्र हैं। अब नेपाल जो है इस मामले पर कभी उसको कोई दिक्कत थी नहीं, वो हमेशा से इस क्षेत्र को भारत के अधीन स्वीकार करता आया है। चीन ने नेपाल के ऊपर प्रेशर बनाया, क्योंकि कोरोना के समय में भारत चीन को घेर करके बैठा हुआ था, चीन को दोषी सिद्ध करने पर लगा हुआ था और पूरे विश्व में चीन दोषी सिद्ध हो भी रहा था। तो ऐसे में भारत को कमजोर करने और भारत का ध्यान भटकाने के लिए जरूरी था कि भारत को किसी और चीज में उलझा दिया जाए, जैसे कि राजनेता लोग करते हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं ना लोग। कौटिल्य के सिद्धांत को बड़ा फॉलो करता है चीन। कौटिल्य कहता है ना कि अगर राजा को ये लगे कि उसकी जनता विद्रोह करने लगी है तो राजा को अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध कर देना चाहिए। युद्ध कर लेगा तो उससे क्या होगा कि एक तो लोगों की विरोध की भावना दब जाएगी, दूसरा लोगों में देशभक्ति का संचार हो जाएगा और लोग
अगर आप युद्ध जीत जाते हैं तो वही लोग जो आपके खिलाफ थे वो आपकी ही तारीफ करेंगे, आपके पक्ष में हो जाएंगे। चीन उसी चीज को समझता है, वही कौटिल्य की नीतियों को अगर रियलिटी में असली तरीके से अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो चीन ही फॉलो कर रहा है। तो उसने भी यही किया, पूरे विश्व का ध्यान अपने से भटकाने के लिए, हटाने के लिए, खास करके भारत को ध्यान भटकाने के लिए उसने नेपाल के ऊपर प्रेशर डाला और बोला कि यार तुम्हारा ये जो काला पानी वाला जो क्षेत्र है ये स्पष्ट नहीं है सीमा वाला। चीन की हमेशा से नीति रही है कि वो सीमाओं के मामले में उलझाए, अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर के कोई ना कोई डिस्प्यूट उसका रहता है, उलझाए रखता है वो सबको उसमें। चीन को इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत बड़ी महाशक्ति है, बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन दूसरे छोटे मोटे देश उसमें उलझ जाते हैं ना, उनकी जिंदगी निकल जाती है उसी में। प्रेशर डाला, नेपाल ने आवाज उठाई कि भारत ने काला पानी पर कब्जा कर रखा है, काला पानी हमारा हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा। नेपाल ने मैप भी जारी कर दिया, उसमें कहा कि देखो काला पानी तो हमारा है। अब भारत बोले यार ये कैसी है, कहां से बात आ गई। भारत और नेपाल आपस में भिड़ गए इस चीज को लेकर के, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वैचारिक तौर पर तनाव उत्पन्न हो गया, मामला बड़ा संगीन रहा और चीन भारत का ध्यान अपनी तरफ से हटा करके भारत की खुद की समस्याओं पे लगाने में कामयाब भी रहा। वो तो सोचिए ये अवस्थिति थी, ये लोकेशन थी, ये लोकेशन के कारण, इस अवस्थिति के कारण चीन भारत का ध्यान भटकाने में कामयाब हो पाया। हम इस मामले में उलझ गए क्योंकि हम इस लोकेशन पर स्थित है, हमारे ऊपर हमारा दुश्मन खड़ा है, इसीलिए हम हमारी विदेश नीति का संचालन इस तरीके से करते हैं कि हम अपने सारे पड़ोसियों को अब पड़ोसी प्रथम, नेबर फर्स्ट के तहत दर्जा देते हुए उनके लिए हर चीज में मदद करते हैं। उनको जो चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर हमने मदद नहीं की तो चीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन है, हम एकदम बदल नहीं सकते, हम चीन को ऐसा कर नहीं सकते कि टुकड़ा काट करके चीन को उठा करके फेंक दिया उस तरफ, चलो चलो भागो, नहीं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें थी। चलिए, तो इतना हुआ, अब आगे चलते हैं, पीपीटी पे आ जाएं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भौगोलिक स्थिति के कारण विदेश नीति किस तरीके से परिवर्तित हो जाती है। ये रहा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज समझिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अवस्थिति के बारे में कहा है कि भारत की स्थिति एशिया में केंद्रीय है तथा दक्षिण पूर्वी एशिया एवं मध्य एशिया में होने वाली किसी भी घटना का प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर पड़ता है। और यह वास्तविकता है, रियलिटी है, सच्चाई है। अब कैसे है इसको भी मैं समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। आप यकीन मानिए, आप ईमानदारी से हमारे साथ क्लासेस करेंगे ना, आपको चीजें क्लास के अंदर ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा एक एक करके चीजें कि आपको वो याद रहेंगे, आपके सामने एकदम पिक्चर जैसी चलेगी कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं, उस तरीके से चलेगा और उसमें आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं, अगर आपने ईमानदारी से एक बार पढ़ लिया और एक बार कभी रिवीजन कर लिया जब भी आपको टाइम लगे, ठीक है। अब भारत देखो, एशिया के अंदर भारत बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में है, चारों तरफ आप देखोगे मेन पोजीशन में है। अब किसी भी देश के ऊपर कोई भी प्रभाव, कोई भी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, भारत पर प्रभाव पड़ता है। इसको मैं समझाता हूं भारत और ईरान के संबंधों को लेकर के, बड़े ध्यान से समझना। भारत को पेट्रोलियम की जरूरत होती है, पेट्रोल से बने पदार्थों की जरूरत होती है, पेट्रोल, डीजल, गैस। ईरान में प्रचुर भंडार है, तो ईरान के माध्यम से हम बड़ी संख्या में भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का वहां से हम मंगवाते थे, आयात करवाते थे, इंपोर्ट कराते थे। सस्ते दाम पर, बाकी देशों के मुकाबले सस्ते दाम पर हमें पेट्रोलियम पदार्थ मिल जाते थे। हमारे रिश्ते ईरान के साथ बड़े अच्छे थे। लेकिन ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहां पर तेल वाले देश मौजूद हैं और इन देशों के ऊपर सभी महाशक्तियों की नजर जो है वो पड़ी रहती है, गिद्ध की सी नजर जमाए रखते हैं, खास करके अमेरिका शुरू से ही, और अब चीन। तो अमेरिका के इंटरेस्ट जो है ना वो इराक और ईरान दोनों में है। अमेरिका इन दोनों के ही तेल के भंडार, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है और वो चाहता है कि ये अपने उन प्राकृतिक संसाधनों को अमेरिका के अनुसार उनका व्यापार करे, उसके अनुसार काम करे। ये स्वतंत्र देश है, ये क्यों मानेंगे अमेरिका की? इसी चीज को लेकर के कुछ अन्य भी मुद्दे थे, उनको लेकर के अमेरिका और ईरान का क्या हुआ, आपस में
तनातनी शुरू हो गई। तनातनी शुरू हुई तो अमेरिका दादा था कि है, उसने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए ईरान के ऊपर कि भैया आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक प्रतिबंध, बहुत तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। दूसरे देशों को भी बोल दिया इनके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, जो भी करेगा उसके ऊपर हमारे प्रतिबंध उस देश पर भी लगा देंगे। अब आप कहोगे कि यार आप सर भारत कहां, ईरान कहां, अमेरिका ईरान की दुश्मनी है, उनके प्रतिबंध है, भारत की क्या दिक्कत है? तो मैं यहां पर बता रहा हूं भौगोलिक स्थिति एशिया के बिल्कुल केंद्रीय स्थिति में होने के कारण किसी भी देश पर कोई भी प्रभाव पड़ता है, भारत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब क्योंकि भारत के नजदीक था, भारत पेट्रोलियम की अधिकतर आवश्यकता इससे पूर्ति करता था, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो भारत को तेल पानी मिलना बंद हो गया, पेट्रोलियम मिलना बंद हो गया, कम हो गया। हालांकि भारत ने कुछ समय तक तो मामले को बनाए रखा, लेकिन अमेरिका ने भारत को भी कई बार चेतावनी दे दी। अब भारत को चुनना पड़ा, या तो ईरान या अमेरिका। अब अमेरिका की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि अमेरिका है तभी चीन से सुरक्षा है और चीन को हम वो कर सकते हैं, तो हमने ईरान के साथ संबंध विच्छेद कर लिए। सोचिए इस भौगोलिक अवस्थिति का मैं वो बता रहा हूं कि अमेरिका और ईरान की गड़बड़ी हुई, इनके बीच में तनाव हुआ और उसका असर भारत के ऊपर पड़ा कि भारत को भी ईरान से संबंध तोड़ने पड़ गए और भारत को जो सस्ते दाम पर तेल मिलता था वो मिलना बंद हो गया। यही नहीं, भारत को यहां पर चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान में एंट्री, इसके माध्यम से यूरोप के ऊपर की तरफ, उस तरफ के क्षेत्र में एंट्री भारत को मिलती थी चाबहार पोर्ट से, और ईरान उसमें मदद कर रहा था भारत की, हमें डायरेक्ट। अब क्योंकि अगर हमें अफगानिस्तान में जाना है तो हमारे पास रास्ता क्या है, या तो हम यहां से निकले इधर से, बिल्कुल जो यहां पर थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान के साथ लग रहा है, और मध्य एशिया में जाना है तो यहां से अफगानिस्तान के माध्यम से सीधे निकल जाएं, ऐसे निकल जाएं। बहुत आसान है, आपको भी लगेगा बड़ा आसान है, लेकिन निकल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि ये पिछलग्गू पाकिस्तान, इसने क्या कर रखा है, हमारे एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से कब्जा करके बैठे, कुंडली मार करके बैठा हुआ है सांप की तरह, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उसको बोला जाता है। अब ऐसे में उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये वाला क्षेत्र इतना आ जाता है, हम उस क्षेत्र को पार करके नहीं जा सकते हैं, तो हमारे लिए मजबूरी होगी कि हमारे बिल्कुल सीमा के साथ लगने वाले देश में हम नहीं घुस सकते, उससे ऊपर वाले देशों में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके साथ हमें यहां पर भी हमें गैस, पेट्रोलियम और अन्य बहुत सारे रिसोर्सेज उनसे मिल सकते हैं, उनका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि पाकिस्तान कुंडली मार कर बैठा है, भारत को रास्ता नहीं दे रहा जाने के लिए, पारगमन मार्ग नहीं दे रहा। तो ऐसे में ईरान की ही मदद थी, चाबहार पोर्ट के माध्यम से ही हम मध्य एशिया में पहुंचते थे, अफगानिस्तान में पहुंचते थे और इस तरफ भी पहुंचते थे। ये सारे क्षेत्रों में पहुंचना ईरान के माध्यम से ही संभव था। ईरान से संबंध विच्छेद हुआ, अमेरिका और ईरान की तनातनी हुई, भारत को भी भुगतना पड़ा, भारत और ईरान के संबंध भी बिगड़े, चीन कूद करके आ गया। चीन कूद करके कैसे आ गया? चीन बिल्कुल पड़ोस में था, चीन को लगा कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी होगी, भारत के साथ संबंध भी अब थोड़े से खराब हो गए, तो ऐसे में ईरान की थोड़ी सी मदद कर दी जाए, सपोर्ट में खड़े हो जाएं। चाबहार पोर्ट जिसको भारतीय कंपनियां संभाल रही थी, उसके अंदर चाइना की कंपनियां आ गई, घुस गई, चाइना ने निवेश कर दिया, चाइना ने कंट्रोल लेने की पूरी तरीके से देखोगे लगभग अपना कंट्रोल उसमें वो लगाने में लग गई। तो ये लोकेशन का वो खेल था, अवस्थिति थी, क्योंकि चीन भी यहां से बिल्कुल नजदीक है, चीन भी इधर से इस रास्ते के माध्यम से, खास करके पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा एक सी पैक बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत के एरिया से निकलता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहां से निकलता है, ऐसे ऐसे करते करते इधर तक कुछ आता है, ग्वादर बंदरगाह तक आता है। तो इसके माध्यम से वो ईरान के पास भी बहुत नजदीक पहुंचा हुआ है। तो लोकेशन जो है ना, उस लोकेशन की कारण आपको अपनी विदेश नीति में कई बार परिवर्तन करना पड़ जाता है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब इसके साथ साथ लोकेशन का एक बड़ा भी फायदा भी होता है कि अगर आप बड़े देश हैं, विशाल देश हैं, तो उसका आपको बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है कि यद्यपि विशाल आकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि कोई भी भारी सेना देश को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी ऐसा ऐरा गैरा टुच्चा पुच्चा से देश आकर के
हमला करके कब्जा नहीं कर सकता। चीन के पास भी हिम्मत नहीं है कि वो भारत को आज के टाइम में हमला कर सके। तो वो विशालकाय आकार की एक बेनिफिट भी होता है। चलिए ये हो गया, ये सॉरी देखो ये आ गया ना चाबहार पोर्ट का मैप, मैं पहले से भूल गया था, शायद जल्दी जल्दी में वही मैंने पढ़ा दिया। तो ये देखिए आप, ये वाला चाबहार पोर्ट है, ये ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान का, ठीक है, बलूचिस्तान में। और यहां से सी पैक आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन यहां तक पहुंच रहा है। पहले हम यहां से व्यापार कर लेते थे, अफगानिस्तान में चले जाते थे, मध्य एशिया में चले जाते थे। अब ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है लोकेशन के कारण, अमेरिका के कारण। अब अमेरिका से पहले की बात करें तो अमेरिका से पहले ईरान अवस्थिति, उसकी अवस्थिति ऐसी थी कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो हमारे संबंध उसके साथ अच्छे बना रखे थे, बढ़िया बना रखे थे। क्यों? क्योंकि उसकी हमें जरूरत थी। वो ऐसी लोकेशन पर स्थित था जिसके माध्यम से हम अफगानिस्तान में जा सकते थे, जिसके माध्यम से हम मध्य एशिया में जा सकते थे और ऊपर यूरोप तक भी पहुंच सकते थे। तो इसलिए हमारे संबंध अच्छे थे। हमारी विदेश नीति ईरान के प्रति सहयोगात्मक मित्रता वाली थी। तो लोकेशन के कारण विदेश नीति बहुत परिवर्तन होता है। अब यही नहीं, हिंद महासागर की भी अगर आप बात करोगे ना, तो हिंद महासागर आप यहां पर नीचे देखोगे तो भारत के बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिलेगा। इधर भारत एकदम सेंट्रल पोजीशन में है, केंद्रीय स्थिति में हिंद महासागर को लेकर के। अब ऐसे क्षेत्र में यह लोकेशन ऐसी है कि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमें हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना भी तो आवश्यक है। और समुद्री सीमाओं के आसपास वाले जो देश हैं उनके साथ भी मधुर संबंध बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी सीमाओं को और अच्छा कर सके। तो इसलिए हमने हमारी जल सेना, एक बहुत बड़ी जल सेना, टॉप 5 में आते हैं हम, उसमें टॉप 5, हाँ टॉप 7 टॉप 8 में आते हैं हम। इतनी बड़ी जल सेना का निर्माण हमने किया ताकि हम हमारी सीमाओं की रक्षा कर सकें। इसके साथ साथ दूसरे देशों के साथ सीमावर्ती क्षेत्र, मालदीव, श्रीलंका, इनके साथ हमने अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये रहा। व्यापारिक मार्ग बहुत बड़ा मार्ग है, यहां से सबसे व्यस्ततम मार्ग इसको बोलते हैं व्यापार के मामले में। विश्व के अधिकतर जहाज जो है ना इन्हीं क्षेत्रों से निकलते हैं एक दूसरे की तरफ जाते हुए व्यापार करने के लिए। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र है ये शांत बना रहे, इसके ऊपर किसी का कब्जा ना हो, किसी का कंट्रोल ना हो। जबकि चीन क्या कोशिश कर रहा है, चीन की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अगर आप देखोगे, मैं आपको ये दिखाता हूं, ये मैप देखिए, चीन क्या कोशिश कर रहा है। चीन का हिंद महासागर से कोई लेना देना है नहीं वैसे तो, क्योंकि उसकी लोकेशन कहीं और है, लेकिन क्योंकि वो दादा बन रहा है, पावर बनता जा रहा है, जैसे अमेरिका दादा बनता है, तो ऐसे वो भी चाह रहे हैं कि हिंद महासागर में यहां पर वो अपना कंट्रोल रखे, ताकि ये जो व्यस्ततम मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है, इसके ऊपर उसका प्रभाव रहे, तो उसके हितों को नुकसान ना हो, साथ ही भारत को भी घेर ले। तो इस नीति के तहत देखो भारत के को चारों तरफ से घेर रखा है। कैसे घेर रखा है देखिए, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर में चीन का पूरा कंट्रोल, सेना का अड्डा है यहां पर कोको आइलैंड में ऊपर, अगर आप देखोगे ना म्यांमार के पास। बांग्लादेश भी चीन के कंट्रोल में, उसका भी यहां पर चटगांव है शायद, वहां पर चीन का अड्डा। श्रीलंका में हम्बनटोटा, वहां पर चीन का अड्डा। मालदीव में चीन का अड्डा। तो हर जगह सैनिक अड्डे उसने स्थापित कर रखे भारत के चारों तरफ। तो अब ऐसे में भारत को वो घेरने की नीति अपनाता है। भारत की लोकेशन ऐसी, अवस्थिति ऐसी है कि इस क्षेत्र में भारत के लिए जरूरत है कि भारत ये एरिया शांत रहे। तो इसलिए भारत के इन सभी देशों के साथ मित्रता की नीति अपनाता है, मधुर संबंध बनाने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से एक तरफा मदद करने की कोशिश करता है, अपने सारे पड़ोसी देशों को शांत बनाए रखने की कोशिश करता है। चीन से निपटने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इन आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है, ताकि अगर चीन हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत को घेरने की योजना बना रहा है तो भारत इस माध्यम से, इन आसियान देशों के माध्यम से इस क्षेत्र में, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में चीन को वो कर सके, वहां पर घेर सके। तो इसलिए भारत अपने पड़ोसी देश और आसियान देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने की नीति अपना रहा है। विदेश नीति में ये देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये चीजें यहां पर होता है। ठीक है, चलिए, और ये देखिए, ये कोको आइलैंड है यहां पर।
और भारत के अंडमान से लगभग 40-45 किलोमीटर ही दूर है, ज्यादा दूरी नहीं है। तो ऐसे में हमारे लिए इस क्षेत्र की सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए हमने यहां पर एक नौसैनिक कमांड की भी स्थापना जो है वो की है। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपने देख लिया। पाकिस्तान के ग्वादर, जो मैंने आपको बताया, ये पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है। ठीक है, श्रीलंका का हम्बनटोटा है। ठीक, बांग्लादेश का जो है चटगांव, ये वाला एरिया है। म्यांमार का कोको आइलैंड यहां पर है। तो यहां पर उसने बनाए हुए हैं अपने अपने। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में ये 3 तरीके से भूमिका निभाती है। सबसे पहले ही भूमिका निभाती है विशाल बाजार के रूप में। विशाल बाजार के रूप में कैसे? जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उपभोक्ता भी रहेगी, कंज्यूमर्स भी रहेंगे। उपभोक्ता रहेंगे तो वस्तुओं की, सामानों की आवश्यकता पड़ेगी। ना केवल आप देखो उपभोक्ता वस्तु, आप खाद्य सामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर चीज में तो हम आत्मनिर्भर है नहीं कि सारी ही चीजें हमारे पास इतनी हैं कि हम हमारे देश के सभी लोगों को भरपेट भोजन दे देते हैं। भारत में तो आज भी करोड़ों लोग एक टाइम का ही खाना खा पाते हैं, भूखे पेट सोते हैं। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। करोड़ों लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों के लिए, जनसंख्या की को सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए, उनको खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए, ऐसी चीजें जिसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है, उन चीजों को भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत को दूसरे देशों के साथ, ऐसे देश जो हमारे लिए पूरक का काम कर सकते हैं, उनके साथ मधुर संबंध बनाने होते हैं। तो हमारी विदेश नीति का संचालन इस तरीके से किया जाता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास हमारा एक एरिया है। मान लेते, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हालांकि गेहूं का मामले में तो हम फुल वो है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि गेहूं बहुत कम है भारत में, तो भारत ऐसे देशों के साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश करेगा जहां पर गेहूं बहुत अति अधिक मात्रा में उत्पादित होता है, ताकि अच्छा संबंध बना करके सस्ते दाम पर वहां से गेहूं हम यहां पर इंपोर्ट करवा सके, अपनी जनसंख्या तक पहुंचा सके। तो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में हमारी विशाल जनसंख्या की आवश्यकताएं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अमेरिका के साथ हमारे संबंध ज्यादा अच्छे इसीलिए भी बने क्योंकि एफडीआई के तहत अमेरिका की कंपनियां आई, भारत में निवेश किया। तो भारत में निवेश किया, भारत के लोगों के लिए, कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के लिए उसने वस्तुएं दी अलग अलग, साथ ही नौकरियां दी, रोजगार दी। इतनी बड़ी जनसंख्या है तो सरकार हर किसी को तो रोजगार नहीं दे सकती ना, तो रोजगार के बिना तो काम होगा नहीं, और रोजगार तो बहुत जरूरी है आपके विकास के लिए, आपके परिवार के विकास के लिए, जिंदगी जीने के लिए। और रोजगार की अहमियत तो बहुत अधिक है। तो चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, हाँ वो अलग बात है कि सरकारी नौकरी का थोड़ा सा अधिक वो हो जाता है, प्राइवेट नौकरी वालों को बेचारों को इतनी ज्यादा वैल्यू लोग देते नहीं है। क्यों नहीं देते तो पता नहीं है, ये भी एक डिबेट का विषय है। लेकिन नौकरी होगी तो फिर जिंदगी में सब कुछ होगा। अगर नौकरी नहीं है तो ना तो छोकरी है ना ही छोकरा है, कुछ भी नहीं है। तो नौकरी होना बहुत जरूरी है ना मेरे दोस्त। अब सरकार तो सारी सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती, तो उसके लिए जब विदेशी कंपनियां आती हैं, प्राइवेट कंपनी आती है, तो वो नौकरी भी तो देती हैं, रोजगार भी तो देती हैं। तो रोजगार भी बहुत जरूरी है, तो प्राइवेट रोजगार भी बहुत है। अब प्राइवेट रोजगार से रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूं, सुनना बड़े मजेदार से। आप लोग, बहुत सारे लोग बोर से होने लगे ना, सर थोड़े से बोर हो गए, थोड़ा हंसा दीजिए। चलो आपको थोड़ा हंसाते हैं, लेकिन इसके लिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना जरूरी है। गहरी बात है, समझना। एक लड़का था और 3-4 साल पहले थोड़ा बड़ा होने लगा, काम करने लगा, एक प्राइवेट कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। परिवार के लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे, दबाव बनाने लगे कि वे बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। इंडिया में ऐसे ही होता है, जैसे थोड़े से जवान नहीं होते, जैसे कोई छोटी मोटी नौकरी लग नहीं जाती तुरंत शादी का प्रेशर लगने लगता है। अब वो प्रेशर में आया, प्रेशर आने के कारण वो घर वालों को बोला कि चलो ठीक है करते हैं, आप मिलवाओ लड़कियों से। उसके घर वाले उसको एक लड़की से मिलवाने के लिए लेकर के गए। लड़की बड़ी सुंदर थी, खूबसूरत, कहते ना कि एकदम गजब की खूबसूरती, चांद सी खूबसूरती, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब उसके बाद जब लड़का लड़की मिले, लड़के ने लड़की को बताया कि मेरी प्राइवेट नौकरी है, ठीक है। जैसे लड़की को पता चला प्राइवेट नौकरी है, उसने उसको एकदम से, प्राइवेट नौकरी
यार मजा नहीं आया, दम नहीं। प्राइवेट नौकरी वाले के साथ नहीं करने शादी। अपने बाप को बोलते, बापू भैया प्राइवेट नौकरी वाला के गैल को नहीं जाऊं मैं, कोई सरकारी नौकरी वालों ढूंढे तो ढूंढ ले, ए के पीछे तो ना जाऊं। मतलब इससे ये तो विवाह नहीं करूंगी, इसके साथ तो शादी नहीं करूंगी। अब लड़के को इज्जत पे आ गई, बेइज्जती लगी कि यार कि सर मेरे को बोल रही कि मेरे पास नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी, मेरे को नीचा दिखा रही है। तो लड़के ने जोश जोश में बोला कि देखो तुम गलती कर रही हो, देखना 2 साल के बाद इसी नौकरी में मेरे को कितना मिलेगा, और 2 साल के बाद मैं कहां होऊंगा, सब कुछ होगा मेरे पास, और तब तुम पछताओगी। लड़की ने नहीं सुना, उससे कुछ भी नहीं सुनी, छोड़ करके चली गई। और लड़की की शादी किसी दूसरे सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति के साथ हो गई। एग्जैक्ट उस घटना के 3-4 साल के बाद उस लड़के ने उस लड़की को एक बार दोबारा से देखा, उस खूबसूरत लड़की को दोबारा से देखा, और इस बार वो अपने पति की गाड़ी में थी, सरकारी गाड़ी थी, कोई गवर्नमेंट गाड़ी थी, नई नवेली गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई गाड़ी, उसमें बैठी थी। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर से जा रही थी, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे। वहीं पर वो लड़का प्राइवेट जॉब वाला, उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था या कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वो उसके पास स्प्लेंडर थी, स्प्लेंडर बाइक आती है, वो स्प्लेंडर बाइक के ऊपर था, ठीक है, नई उसने भी खरीदी थी। स्प्लेंडर बाइक पे किक मारने की कोशिश कर रहा था, चालू हो जाए। तभी उस लड़की ने इसको देखा, इसने भी उसको देखा, इसने उस लड़की को पहचान लिया, वो लड़की इसको नहीं पहचान पाई। क्यों? क्योंकि इसने हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट पहन करके रखा था। और जब इसने उसको देखा तो उसको देख करके इस लड़के को एक चीज का एहसास हुआ, एक चीज की रियलिटी उसको पता चली। रियलिटी ये पता चली कि हेलमेट बहुत जरूरी है। हेलमेट आपकी जान की ही सुरक्षा नहीं करता, आपकी इज्जत की भी सुरक्षा करता है। क्योंकि उस हेलमेट के कारण वो लड़की इसको नहीं पहचान पाई। अगर वो पहचान लेती तो ये शर्मिंदा हो जाता, क्योंकि 3 साल के अंदर इसकी नौकरी के माध्यम से कुछ नहीं बदला। पुरानी बाइक से बस एक स्प्लेंडर नई बाइक ले ली, और फिर ये सोचता है कि भैया वो जो 2-3 साल में किसी आशिक को करोड़पति बना देते ना, जैसे धड़कन मूवी में वो सुनील शेट्टी होता है ना, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और वो करोड़पति बन जाता 2-3 साल के अंदर ही। तो कहता है भाई वो फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं होता। प्राइवेट नौकरी वाले इस तरीके से करोड़पति नहीं बनते, ठीक है। तो अपने आप को यथार्थ बना करके रखो, रियलिटी में रहना चाहिए, यथार्थवादी नीति रहना चाहिए, ज्यादा बड़बोला नहीं होना चाहिए। पॉलिटी में, आईआर में भी यही चीज है, पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यही है। यहां पर जो है ना आदर्शवादिता या बड़बोलापन नहीं चलता, यहां पर आपको रियलिटी में रहना जरूरी है। प्राइवेट नौकरी की तरह कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं। विदेश नीति जो है ना वो बदलती रहती है। इसी तरीके से था, चलो हंसी मजाक की तरह था, आपको बताने की कोशिश की विदेश नीति की। ठीक है, अब बुरा मत मान लेना सभी लोग, ये इसी तरीके से चीजें होती है, लाइफ में चलती रहती हैं। हम विदेश नीति के ऊपर बात कर रहे थे कि जनसंख्या किस तरीके से प्रभावित करती है। तो जनसंख्या का एक पहलू तो आपने देख लिया, विशाल बाजार, जिसके कारण हमारे संबंध ऐसे देशों के साथ ज्यादा हम करीबी बनाते हैं जो हमारे जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूं। आपने नाम सुना है प्रवासी भारतीय, ठीक है, भारतीय मूल के लोग, यानी कि ऐसे लोग जो विदेशों में जाकर के रह रहे हैं, भारत के मूल के हैं लेकिन नागरिकता विदेश की ले ली। उन लोगों के बच्चे हो गए वहां पर, या किसी ने भारत के किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया और वो वहां पर सेटल हो गए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनका रिलेशन भारत के साथ है। ऐसे में वो भी भारत की विदेश नीति पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। अमेरिका के साथ हमारे जो अच्छे संबंध बने उसमें प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। नासा में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट, अमेरिका के बहुत सारे डॉक्टर्स भारत के हैं, और इतनी बड़ी संख्या में वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। ऐसे में जब अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं तो उनका एक ग्रुप भी है वहां पर, वो ग्रुप भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती कराने में वो करता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे तो उन प्रवासी लोग हैं उनके हित भी दोनों जगह से पूरे होते रहेंगे, तो उनके कारण भी संबंध अच्छे बनते हैं।
और भारत की विदेश नीति ऐसे देशों के लिए अलग होती है जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय हैं, ये भारतीय मूल के निवासी हैं, और ऐसे देश जहां पर भारतीय मूल के निवासी कम हैं, बहुत कम हैं, तो वहां की विदेश नीति थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। यह भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। इवन भारत ने तो यहां पर प्रवासी भारतीयों के लिए अलग तरीके से बाकायदा साल में एक विशेष महोत्सव भी मनाया जाता है, एक अलग मंत्रालय तक बना दिया गया है, इतना महत्वपूर्ण है। तो विदेश नीति का संचालन इस तरीके से होता है। इसके साथ साथ जनसंख्या का एक और दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि अगर मान लीजिए कोई जनसंख्या है, जैसे भारत का एग्जांपल लेते हैं, तो मैप मैं आपको दिखाता हूं, इधर मैप देखिए, भारत के बिल्कुल नीचे अगर हम देखेंगे तो यहां पर श्रीलंका है, और बिल्कुल श्रीलंका के साथ में जो सबसे करीबी भारत का राज्य है वो है तमिलनाडु। बड़ी जनसंख्या में श्रीलंका के अंदर तमिलियन लोग रहते हैं, ठीक है, तमिल मूल के लोग वहां पर रहते हैं। और श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच में कई बार आपस में टकरार वो होता है। उस तकरार के कारण हिंसक झड़पें होती हैं। तमिल लोगों के साथ बहुत सारे वहां पर अत्याचार भी हुए हैं, बहुत सारे उनके साथ दिक्कतें भी हुई हैं। अब ऐसे में क्योंकि तमिल मूल के निवासियों का संबंध तमिलनाडु के साथ है, रोटी बेटी का संबंध है, इनके रिश्तेदार भी हैं, तो अगर इनके ऊपर अत्याचार होगा तो तमिलनाडु के लोग ऐसे में चुप तो रहेंगे नहीं, क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, उन्हीं के ही समूहों से हैं। तो समस्या अगर इधर है तो वो समस्या भारत में भी होगी, तो इनका प्रेशर भी भारत के ऊपर बनता है, भारत की सरकार के ऊपर बनता है कि आप श्रीलंका में चल रहे ये जो तमिल विरोधी आंदोलन है या जातीय संघर्ष है, इसके ऊपर रोकने में, इसको कंट्रोल करने में भूमिका निभाएं, श्रीलंका को सख्त हिदायत दे कि वहां के तमिलों के ऊपर अत्याचार ना हो। तो जनसंख्या का ऐसा हिस्सा ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर देता है, सोचिए। और केवल जनसंख्या ही नहीं बल्कि शासन प्रणाली, ये दोनों चीजें इसमें काम में आ गई। एक तो जनसंख्या का जुड़ाव, दूसरा शासन प्रणाली। क्योंकि भारत में किस तरीके की व्यवस्था है, अगर हम भारत में बात करते ना तो भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघीय व्यवस्था है। किस तरीके से, जिसमें केंद्र है और केंद्र के साथ साथ राज्य भी हैं। तो राज्य विदेश नीति का निर्धारण केवल केंद्र करे ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में राज्य भूमिका निभाते हैं। जैसे श्रीलंका के साथ भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने में तमिलनाडु का बड़ा योगदान है। अगर नेपाल के साथ अगर भारत की विदेश नीति, विदेश संबंध निभाने हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये इसमें बड़ा योगदान निभाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नेपाल में जाकर करके रहते हैं, नेपाल के लोग बड़ी संख्या में इधर रहते हैं, विवाह होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, मिश्रित प्रकार की नस्ल आपको मिल जाएगी, मधेसी जिसको बोलते हैं, यानी कि भारतीय और नेपाली इन दोनों के बच्चे जो पीढ़ी है वो वहां पर मिल जाएगी। तो ऐसे में इनके साथ कोई भी समस्या होगी तो भारत की केंद्र सरकार पे प्रेशर आने लग जाते हैं इन राज्यों से कि देखो भैया हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, संभालो। तो 2015 में नेपाल के अंदर मधेसी आंदोलन चला था। उस मधेसी आंदोलन में भारत ने भी नेपाल की नाकाबंदी करने की कोशिश की थी, चीजों की आपूर्ति थोड़े टाइम के लिए रोकी थी, ठीक है, ताकि नेपाल को समझ में आए अहमियत भी और मधेसी लोगों पर अत्याचार भी ना करे और उनका हक उनको दे दे। जो उनका नया संविधान बना था उसके तहत इनके साथ भेदभाव किया गया था। हालांकि उसका दुष्परिणाम भी निकला कि चीन नेपाल में घुस गया। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि कोशिश ये कर रहा हूं कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो शासन प्रणाली भी विदेश नीति के निर्धारण में भूमिका निभाती है, जिसमें राज्य भी भूमिका निभाते कई बार। बांग्लादेश के साथ अगर आपको कोई भी चीज करनी है संबंधों को लेकर के या कोई क्षेत्र आदान प्रदान करने, तो पश्चिम बंगाल को मनाना बहुत जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार को अपने विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य, सीमावर्ती राज्य देश जितने भी ना, उसके साथ लगने वाले जो राज्य हैं वो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे असम का भारत की विदेश नीति के संदर्भ में आपको क्या रोल है? उसका रोल यह है कि वो केंद्र सरकार को अवैध शरणार्थियों को बाहर निकालने वाली नीति का बनाने पर जोर देता है, क्योंकि जितने भी अधिकतर अवैध शरणार्थी या प्रवासी बांग्लादेश से आए वो असम के अंदर जाकर के बसे हुए हैं, उत्तर पूर्व के कई सारे क्षेत्रों में बसे हुए हैं। ऐसे में वहां की जनसांख्यिकी का आंकड़ा बदल गया है। ऐसे में वहां से प्रेशर आता है विदेश नीति के तहत, विदेश नीति के लिए
कि भैया हमारी विदेश नीति इस तरीके से होनी चाहिए कि हम शरणार्थियों को परमानेंट शरण नहीं दे, कुछ समय के लिए आगे मानवता के नाते दे दी, अब उनको वापस भेजा जाए। तो राज्य बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक तो शासन व्यवस्था इसका आ गया एक चीज। दूसरा पहलू जो है वो ये आता है कि आप किस तरीके के देश हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अगर लोकतांत्रिक देश है तो कौन है? वो भारत है। और भारत की शासन व्यवस्था किस तरीके की है? भारत की शासन व्यवस्था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर चलने वाली है, पंचशील के सिद्धांत को मानने वाली है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार करने वाली है, एक दूसरे के साथ मित्रता के साथ रहने वाली है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो इसलिए ऐसे समय में भारत की विदेश नीति क्या होती है, इसका बड़ा इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट ये होता है कि हम पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का प्रसार हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, अमेरिका की तरह नहीं हो। जैसे अमेरिका कहता है ना कि विश्व में लोकतंत्र, वो लोकतंत्र लाने के नाम पर दादागिरी करता है, डोनगिरी करता है, आतंकवाद फैलाता है, हमला करता है। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र आए, डेमोक्रेसी आए। तो लोकतांत्रिक देश जितने भी हैं उनके साथ हम अच्छे संबंध बनाते हैं, मधुर संबंध बनाते हैं। साथ ही जितने भी देश जो गुलाम हैं, उपनिवेश हैं, उनकी आजादी के लिए हम अपनी आवाज उठाते हैं, झंडा बुलंद करते हैं कि हाँ भैया इनको स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, उनके अधिकारों के लिए हम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो ऐसे में विदेश नीति निर्माण के लेकर के आपकी शासन व्यवस्था किस तरीके की है, लोकतांत्रिक है कि नहीं है, तानाशाह है कि नहीं है, यह भी बड़ा भूमिका निभाता है। जैसे पाकिस्तान की विदेश नीति को अगर आप देखोगे तो वहां पर सेना का हस्तक्षेप बार बार होता रहता है, सेना का इंटरफेरेंस बहुत होता है बार बार। अब जब सेना इंटरफेयर करती है, सेना का हस्तक्षेप होता है, तो पाकिस्तान किसी लोकतांत्रिक देश के साथ तो अच्छे संबंध नहीं बना पाया है। उसके अच्छे संबंध देखेंगे तो कहां मिलेंगे? चीन। चीन लोकतांत्रिक नहीं है, चुनाव होते हैं लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, झूठा लोकतंत्र का दिखावा है बस वो। संबंध किसके साथ अच्छे रहेंगे? सऊदी अरब, राजतंत्र, तानाशाही, ऐसे देशों के साथ इसके संबंध अच्छे रहेंगे। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, उसकी विदेश नीति में कैसे देशों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे? जो उस जैसे ही हैं, चीन, पाकिस्तान, इस तरीके के देशों के साथ। लेकिन भारत की विदेश नीति रहेगी तो भारत में प्राथमिकता किसको दी जाएगी? लोकतांत्रिक देशों के साथ। ठीक है। तो विदेश नीति के निर्धारण में शासन व्यवस्था, उसका स्वरूप, राज्यों की भूमिका, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं भारत के अंदर खास करके। यहां से सवाल आ जाएगा, सवाल यह आ जाएगा कि भारतीय विदेश नीति में सवाल इस तरीके से आएगा, हालांकि भारतीय विदेश नीति केंद्र के द्वारा संचालित की जाती है, परंतु फिर भी संघात्मक व्यवस्था में राज्यों की भूमिका, विदेश नीति के निर्धारण में राज्यों की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए, या कोई और आपको दे दिया जाएगा कि कथन की पुष्टि उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए, ये आपको दे दिया जाएगा। तो इसका आंसर सही तरीके से वही दोस्त लिख पाएगा जो क्लास में जीवित था, जिंदा था। और अगर जिंदा नहीं था तो फिर तो क्या ही बोलें। अभी एक दो लोगों को मुक्ति देने का टाइम आ गया है, जो ये लोग कह रहे हैं कि भैया लड़कियां चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्यों मर जाओ भाई? अभी देखो तुम्हें हम चुल्लू भर पानी पहुंचाते हैं, तुम्हारे बहुत सारे मैसेज बार बार आ रहे थे, हाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, चुल्लू भर पानी पहुंचा दिया गया तुम्हारे पास। ठीक है जी। कैसे कैसे मतलब आते हैं, कोई लड़कियों के बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ लड़कों के बारे में। मतलब कहां आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो, आप भविष्य के आईएएस ऑफिसर, और आप ऐसी संकीर्ण मानसिकता के साथ यहां पर आते हो, ऐसी संकीर्ण मानसिकता रख करके आते हो। भाई आपकी पर्सनैलिटी का एग्जाम है, यूपीएससी आपके ज्ञान का एग्जाम तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। अगर आपकी मानसिकता उस तरीके की नहीं है, एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। तो थोड़ा सा मेंटल लेवल उस लेवल का रखो, थोड़ा सा आईएएस की तरफ। तो ना एक व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्तित्व सही नहीं है, मानसिक क्षमताएं, मानसिक रूप से आप विकृत हैं ऐसी, तो बन ही नहीं पाओगे मेरे दोस्त कभी। तभी तो लोग कई देखते हैं 10-10 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 8-8 अटेम्प्ट, 9-9 अटेम्प्ट, 7-7 अटेम्प्ट लगे हुए हैं 10-10, 11 साल से, हो ही नहीं पाते क्योंकि मानसिकता नहीं है। ज्ञान बहुत है, पढ़ बहुत कुछ लिया, लेकिन मेंटेलिटी वही चले क्या, ये लड़का लड़की, ये हिंदू मुस्लिम, ये जाति, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये वो, अरे ये उस भाषा, ये उस क्षेत्र का, ये ऐसे वाले लोग हैं ना, वो कभी जा ही नहीं पाते हैं। आप
जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबको इस चीज पे ध्यान देना है कि आप इन चीजों से ऊपर उठ जाएं। अगर इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप यकीन मानिए, मेरे सलाह पे काम करके देखिएगा, यकीन मानिए, आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को ऐसा बनाइए जैसा कि यूपीएससी डिमांड करती है। कोई दुनिया की ताकत आपको आईएएस बनने से नहीं रोक सकती, आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ठीक है, ऐसी संकीर्ण मानसिकता के साथ जाओगे ना तो कोई चीजें होंगी नहीं। चलिए, तो सवाल मैंने आपको बता दिया किस तरीके का है। लाइक शेयर करते आएंगे मेरे सारे दोस्त। हाउस द जोश बताएंगे कैसे है भाई, हाउस द जोश हाई है कि नहीं, हाउस द जोश, एक आंसर दीजिए, हाउस द जोश। एक आंसर आना चाहिए हाई सर। और देखिए, मैं ये कहता हूं कि लड़कों और लड़कियों दोनों की ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों को ही इक्वल रिस्पेक्ट एक दूसरे की करनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। भारत में हालांकि ये है कि पितृसत्ता रही है, तो शुरुआत से ही लड़कियों के साथ थोड़ा सा दोयम दर्जे का बिहेवियर रहा है। तो भारत में बहुत सारी जगहों पर अभी भी लोग, उनको लगता है कि लड़कियों को तो कुछ भी बोलने चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि देखो, लड़कियां आपकी माता भी हैं, लड़कियां आपकी बहन भी हैं, लड़कियां आपकी पत्नी भी हैं। अगर आप उनकी इज्जत नहीं करोगे, दूसरों की इज्जत नहीं करोगे, तो आपके घर में भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी इज्जत कौन करेगा? ठीक है। और अगर ऐसे जो ये इस तरीके की खराब गलत घटनाएं करते हैं ना, उन्हीं के पल्ले पड़ती है ऐसी खतरनाक व्यवहार वाली पत्नी, बड़ी टक्कर की पत्नी मिलती है। और जैसे बेइज्जती करने लगते तो तुरंत बेलन उठा के सर पे टन, हाँ भाई अब बोल के दिखा। फिर कुछ बोलेगा तो अच्छा चिमटा भी है, चाकू भी है, बताएं। तो ऐसे मामले भी होते हैं। ऐसे ही लड़कों की भी इज्जत करनी चाहिए। लड़कियां जो खास करके हर चीज में लड़कियों को दोष देने लग जाती है ना, और कमेंट बॉक्स में कुछ लिख रहे, कई लिख रहे हैं लड़के कुत्ते हैं, कुछ है। कैसी बात कर रहे हो यार? आपके बाप भी लड़का है, आपका भाई भी लड़का है, आपका पति भी लड़का ही होगा, है ना? तो रिस्पेक्ट करोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं करोगे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये चीज ध्यान रखना है। सब इक्वल है, लड़का लड़की बराबर। इस मानसिकता से निकल जाओ, सारी चीजें सही हो जाएंगी। चलिए जी, तो ये हो गया। अब आर्थिक विकास को भी ले लेते हैं। विदेश नीति में आर्थिक विकास का भी, विदेश नीति के निर्धारण में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब भारत देखोगे बहुत तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो दूसरे देशों को हम आकर्षित भी करते हैं कि देखो भैया आओ, इतना बड़ा बाजार है, फायदा उठाओ, निवेश करो। तो भारत अपनी विदेश नीति इस तरीके से बनाता है कि हमारे देश में अधिक से अधिक निवेश आए, और ऐसा निवेश आए जो भारत के विकास में हेल्प हो, है ना? तो भारत की विदेश नीति में आर्थिक विकास एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए चलता है। और इसके लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाते हैं, जैसे मेक इन इंडिया, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो बड़ी आवश्यकता, बड़ी मात्रा में निवेश की हमें जरूरत है, तो हम इनवाइट करते हैं दूसरे देशों को, वैश्विक स्तर पर सम्मेलन करते हैं। उन सम्मेलनों में विश्व के देशों को इनवाइट करते हैं कि आओ भारत में निवेश करो, भारत में चीजें बनाओ। तो भारत की विदेश नीति इसके ऊपर भी प्रभावित होती है। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल दे, जैसे ऊर्जा सुरक्षा की अगर हम बात करें, हमारी आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतनी अत्यधिक तकनीक आ गई है कि हम परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएं, और ना ही हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि हम पेट्रोलियम ऊर्जा के माध्यम में आत्मनिर्भर हो जाएं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की दिशा में हम अभी कदम बढ़ाने लगे हैं, उसमें आत्मनिर्भर होने में बहुत दशक लगने वाले हैं। तो ऐसे में हम आश्रित हैं ऊर्जा को लेकर के दूसरे देशों पर, खास करके ऐसे देश जहां पर तेल बहुत अधिक मिलता है, जैसे कि पश्चिम एशिया के देश। अब आपको पता है पश्चिम एशिया में कई सारे देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। खास करके अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान को हर मामले में सपोर्ट देता है, और भी कई सारे मामले हैं। उसके बावजूद हम मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, इन दोनों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर बल देते हैं, रेगुलर बल देते हैं। और जबकि वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें भी नहीं है, यह ध्यान रखना, वहां पर राजतंत्र चलता है या तानाशाही चलती है। इसके बावजूद हम उनके साथ संबंध बनाने पर ध्यान देते हैं। हमारी विदेश नीति उनके साथ अच्छी दोस्ती बनाए रखने की होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो हमें चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं।
अगर उनके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे तो हमें वो चीजें मिलेंगी। इसलिए हमारी विदेश नीति का निर्धारण जो है वो उसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ ऊर्जा के अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार, तुर्कमेनिस्तान, यहां से हम गैस पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहे हैं। तापी का नाम सुना होगा आपने, तापी नाम जानते कि नहीं? तापी, TAPI, इसका मतलब है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। यानी कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत तक पाइपलाइन बिछाई जाए, गैस पाइपलाइन बिछाई जाए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान उसको सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर रहा है। इस चक्कर में यह मामला अटका पड़ा है और यह मामला अटका ही रहेगा क्योंकि पाकिस्तान तो सुधरने वाला है नहीं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी हमें, जिस भी देश से हमें ऊर्जा मिल सके, उनके साथ हम अच्छे संबंध बनाए, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए और आप देखोगे मध्य एशिया, खास करके मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ हम इसीलिए बहुत गहरे से जुड़ना चाहते हैं। और मध्य एशिया बहुत इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए। क्यों? आप देखना, मध्य एशिया पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और सोवियत संघ भारत का बहुत करीबी मित्र रहा है। जो देश मध्य सोवियत संघ से अलग होकर के अलग हुए ना, वो मध्य एशिया में बने, जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरीके से। और वहां पर भारत समर्थन बहुत है, भारत को चाहने वाले लोग बहुत हैं, सांस्कृतिक रूप से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जब हम बात कर रहे थे ना जनसंख्या का, तो बहुत अच्छे संबंध है। अभी आप बिग बॉस देख रहे होंगे, बिग बॉस देखना, अभी नया सीजन है, उसमें एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटी सी हाइट है, 19 साल का है, वो हाइट में थोड़ा सा छोटा रह गया, लगभग 3 फुट 3.5 फुट की हाइट रही होगी उसकी। अब्दू नाम है, अब्दू। आज के टाइम में पूरे इंडिया में सेंसेशन बना हुआ है, वो यही मध्य एशिया के देशों से ही है। और वो इंडिया और इंडियन गाने गा करके फेमस हुआ है, भारतीय गाने गा गा करके। वहां पर बड़ा प्रचलन है भारत की फिल्मों का और भारतीय गानों का, लोग बड़े शौक से सुनते हैं। अब्दू का भी गाना है, उसका सुनना है ना, बहुत स्वागत नहीं करोगे, गाना सुनना आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा, वो लगाव महसूस होगा कि मध्य एशिया का लगाव जो भारत के लिए वो कैसा है। तो ऐसे में इन चीजों से भी आप देखोगे हमारी विदेश नीति जो है वो प्रभावित होती है, हमारे संबंध भी जो है वो अच्छे एक दूसरे के साथ बनते हैं। अब एक और चीज अगर हम आर्थिक बात की करते हैं तो ये भी आप ध्यान रखना है कि हम बहुत सारे देशों के साथ हमारा संबंध इतिहास और संस्कृति के आधार पर भी निर्धारित होते हैं। विदेश नीति को आपका हिस्ट्री, आपकी जो कल्चर है वो भी करता है। अब भारत के अंदर तो कौटिल्य और अशोक दोनों की परंपरा रही है ना, अशोक और कौटिल्य दोनों ही परंपराएं विद्यमान रही है। अब कैसे अशोक, हालांकि पहले तो युद्ध ही लड़ते थे बहुत, लेकिन बाद में शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कलिंग युद्ध के बाद वो सब लोग आप जानते ही हैं। तो अशोक ने शांति और सह अस्तित्व पर बल दिया। अशोक को हम याद इसीलिए रखते हैं, इसलिए नहीं याद रखते कि बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा भारत के क्षेत्र पर कब प्रभाव था, कंट्रोल था ना। उनको याद रखा जाता है जब उन्होंने त्याग कर दिया हिंसा का, कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्यागने के बाद फिर उन्होंने जो शांति और सह अस्तित्व पर बल दिया, उसके कारण याद रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य भी है, और कौटिल्य का क्या मानना है कि भाई राज्य को शक्तिशाली बनना चाहिए और उसके लिए जो करना हो करो, साम दाम दंड भेद, जो सही लगे करो, बस राजा को मजबूत होना चाहिए, राज्य को मजबूत होना चाहिए। तो भारत का इतिहास इन दोनों से मिला जुला रहे। तो भारत, जब आप देखोगे भारत की विदेश नीति को हमने जब प्रारंभ किया तो शुरुआत में हमने अशोक वाली विदेश नीति ही अपनाई, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उसका प्रभाव अधिक था। हालांकि जब चीन और पाकिस्तान भारत पर बरसे, युद्ध हुए, तब हम थोड़ा सा कौटिल्य वाली नीति में भी गए और कौटिल्य और अशोक दोनों की नीति को मिश्रित कर दिया। यानी कि कौटिल्य की जो नीति जिसमें कहा था ना कि कुछ भी करके करो, वो ना करके हम थोड़ा उससे लिया, थोड़ा अशोक से लिया, दोनों को मिलाया, मिक्सर करके हमारी विदेश नीति को हमने लेकर के चले। इसके साथ साथ हमारी विदेश नीति की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है विदेश नीति के निर्माण में। राष्ट्रीय आंदोलन, जब आजादी के लिए जो हमने संघर्ष किया, अंग्रेज लोग जब हम पर कब्जा करके बैठे हुए थे, तो उस टाइम हमने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, उनको मार मार करके भगाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केवल धरने, प्रदर्शन, आंदोलन कर केवल उसी से ही आजादी मिल गई, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भारत को जो आजादी मिली उसमें दोनों फैक्टरों ने काम किया। जहां महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा ने काम किया, तो वहीं शहीद भगत सिंह, उनके द्वारा किए गए काम, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद,
इनके द्वारा किए गए कामों ने भी काम किया। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप था। लेकिन इंडिया में क्या होता है ना कि कोई भी एक बैलेंस चीज को लेकर के नहीं चलता, हर कोई अलग अलग विचारधारा से जुड़ा है तो वो दूसरे को खराब ही समझाने लगेगा, है ना। कोई लोग महात्मा गांधी को बिल्कुल धुर विरोधी हो जाएंगे, कुछ लोग भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के धुर विरोधी हो जाएंगे, जबकि उन दोनों का ही सबका योगदान रहा है, सबका इक्वल योगदान रहा है, सबके सामूहिक योगदान से आजादी मिली। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत और काफी टाइम तक वो रहता। तो जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, वो राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद के खिलाफ था, उपनिवेशवाद के खिलाफ था, इसके साथ साथ भेदभाव के खिलाफ था। किस तरीके का भेदभाव? जो उस समय भारत में होता था, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, उसके खिलाफ, लिंग के आधार पर, उसके खिलाफ भी यह आंदोलन था। उनसे भी मुक्ति थी, उनसे भी आजादी थी। रंग भेद के खिलाफ भी वो था, हथियारों की दौड़, तानाशाही, उसके खिलाफ भी था। तो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत सारे आदर्श निकले और उन आदर्शों का हमारी विदेश नीति पर बड़ा प्रभाव रहा। और हमने जब आजादी के बाद से आज तक अगर हम हमारी विदेश नीति को देखेंगे तो हम हमारी विदेश नीति के अंदर आप देखना इन्हीं चीजों को अपनाते हैं कि हम उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं पूरे विश्व में, नए देशों जो गुलाम हैं उनकी आजादी का समर्थन करते हैं, जैसे तिब्बत की आजादी का हम समर्थन करते हैं। ऐसे ही किसी देश में रंग भेद की नीति है, वहां पर लोगों के साथ भेदभाव है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, उसको दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका में पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, 1960 के दशक में समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका में 1990 के दशक में समाप्त हुई। जिम्बाब्वे में अभी भी ये चीजें चल रही होती हैं। तो जैसे ही ये चीजें होती हैं किसी देश में, तो भारत उस देश के साथ विदेश नीति सख्त कर लेता है, संबंध विच्छेद करना शुरू कर देता है। जैसे 1990 के दशक में अफ्रीका के साथ किया, जिम्बाब्वे के साथ कई बार करता है। आपने देखा होगा कई बार उनकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही वहां पर ये चीजें खत्म होती है तो भारत उनके साथ और सहयोग करता है, उनकी मदद भी करता है, विदेश नीति चेंज करता है। तो ये भारत के ऐतिहासिक जो आदर्श हैं वो भारत की विदेश नीति को दिशा देने में, उनके निर्धारण में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब किस किस के काल में किस तरीके की विदेश नीति रही उनको हम बाद में देखेंगे। इंदिरा गांधी के काल में कैसी थी, जवाहरलाल नेहरू के काल में कैसी थी, उन सब के ऊपर भी चर्चा होगी। एक अलग टॉपिक रहेगा भारत की विदेश नीति का विकास, तो उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के काल में विदेश नीति की प्रमुख चीजों को मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी बस आपको समझ लेना है कि विदेश नीति के निर्धारण में किन किन की भूमिका होती है और कौन कौन उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। यह चीज आपने देखी। इतिहास, भारत की विदेश नीति को नया आयाम देने में यह संघर्ष, जो भारत चीन युद्ध है, पाकिस्तान युद्ध है, ठीक है, इनका भी बड़ा योगदान रहा है। ये इतिहास का ही हिस्सा हो चुके हैं। अब जो चीज बीत गई वो इतिहास हो गई। तो इनके कारण भारत की विदेश नीति में हम यथार्थवाद को लाने में कामयाब हुए। वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए हमने विदेश नीति को बदला। उससे पहले आदर्शवाद की तरफ अधिक थी। ये आदर्शवाद, यथार्थवाद, बाकी सारी चीजें आपको मैं PSIR ऑप्शनल में पढ़ाऊंगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल ऑप्शनल पढ़ेंगे, मैं पढ़ाता हूं अनअकैडमी का, जब कोर्स ज्वाइन करके आएंगे तब आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार तरीके से। वहां पर बहुत हंसी मजा, और वहां पर तो 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। आप भी बोल रहे होते हैं, मैं भी बोल रहा होता हूं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास के अंदर आपके पास वो पावर होती है आइकॉनिक कोर्स में। आप में से जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, अगर आप को भी कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो अनअकैडमी का कोर्स कभी भी लें तो ये कोड याद रखो यार। आप ये कोड पता नहीं क्यों भूल जाते हो, लगाते ही नहीं हो। कोड का नाम है LYLIVE, LYLIVE। जब भी कोर्स लेना तो ये रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को लगाने से क्या है कि आपको फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, और ना केवल फीस में डिस्काउंट बल्कि मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, सारे दोस्तों को 1-on-1 गाइड करता हूं, पर्सनली गाइड करता हूं। आपको हमेशा गाइड करूंगा, कभी भी लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ये चीज ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरे से पर्सनली जुड़ना है, PDF चाहिए इस क्लास का और मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला है मेरे दोस्त। आप उसको ज्वाइन तो कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा वहां पर। सोशल मीडिया पर फॉलो करो, इंस्टा पे आ जाओ, वहां पर फॉलो कर लो, फेसबुक पे कर लो, कहीं पर भी कर लो। ललित यादव की पाठशाला के नाम पे हर जगह मिलूंगा आपको। बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानकारी के लिए, मेरी भी जानकारी मिलेगी, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजें देख पाओगे।
टेलीग्राम चैनल पर नंबर मिलेगा, मेरी टीम से कॉल करना, मेरे से बात करनी है, गाइडेंस चाहिए, एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए, आप उनको बोलना, वो सारी हेल्प करेंगे। मेरे से बात करना चाहते हो, बात भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले फैक्टर पर चलते हैं भाई, क्षेत्रीय वातावरण, रीजनल एनवायरनमेंट। विदेश नीति के निर्धारण में क्षेत्रीय वातावरण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरीके से, इसको भी समझते हैं। देखिए जी, अगर हम बात करते हैं, आरंभ में प्रधानमंत्री नेहरू ने एशियाई अफ्रीकी सुदृढ़ता की नीति पर बल दिया, परंतु पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति और चीन की विस्तारवादी आकांक्षाओं के कारण नेहरू का सपना साकार नहीं हो सका। भारत द्वारा पड़ोसी देशों के प्रति सद्भावपूर्ण नीति अपनाई गई, परंतु पड़ोसी देशों ने भारत के प्रति संदेह और अविश्वास व्यक्त किया। 70 के दशक में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सामरिक गठजोड़ के कारण, ये इसको हम बाद में बात करते हैं, पहले यहां पर बात कर लेते हैं, उसको मैं समझाता हूं। देखिए, जब भी हम क्षेत्रीय वातावरण की बात करते हैं, मतलब कि आपके आस पड़ोस कैसे है। अगर आपका आस पड़ोस शांत है ना, आपको बड़ी ही तसल्ली रहेगी। लेकिन अगर आपका आस पड़ोस शांत नहीं है, उसमें समस्याएं हैं, डेली बर्तन बजते हैं, डेली झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है बहुत भयंकर, तो दोस्त उसकी आंच तो आपके पास भी आएगी, शांति तो आपकी भी भंग होगी। पता चले आपके अड़ोस पड़ोस में कई सारे लोग हैं, रहते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई होती रहती है, उसका असर तो आपके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अपने पड़ोसी के ऊपर आंच आती है। या वो अगर आपके साथ संबंध अच्छे नहीं रख रहे, आपसे डरते हैं, घबराते हैं, या आप पे से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मजबूत है, आपको डराते हैं, तो उससे भी आपको प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही भारत की अवस्थिति है। आप मैप में अगर देखोगे, मैप कहां गया भाई, मैप है कि नहीं यहाँ पर, इंडिया का मैप तो पुराने पीछे चला गया होगा, बहुत बड़ा, बहुत दूर। मैं आपको कोशिश करता हूं एक बार पीछे मैप पर ले जाकर के, इंडिया के मैप में, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कहां है भैया इंडिया का मैप। अभी तो आया था इंडिया का मैप, किधर गया भाई। कोई कई बार ऐसा लगता है ना, जादू होना चाहिए था, ऐसे बस यूं बोले कि आ जाए इंडिया का मैप आ जाए। हाँ, ये आ गया। जो एलेक्सा होता है, एलेक्सा को बोलते हैं ना, एलेक्सा जरा गाना चलाइए, कौन सा, मोटिवेशनल है या जिसका दिल टूटा उसके लिए सैड, दर्द भरे गाने। ठीक है, अब देखो ये भारत का मैप देखिए, अब भारत के आस पड़ोस को देखिए, भारत के क्षेत्रीय वातावरण को देखिए, समझिएगा बड़े ध्यान से। नीचे कौन है, यहां पर श्रीलंका है, इधर मालदीव है, छोटे छोटे से द्वीपीय देश हैं। ठीक है, बांग्लादेश है, छोटा सा देश है, नेपाल छोटा सा देश है, भू आबद्ध देश है, यानी कि समुद्र नहीं लगता है, जल सीमा नहीं है। भूटान इत्तू सा देश है, भू आबद्ध देश है, सीमा केवल जमीनी सीमा है, समुद्री सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले बड़ा है, लेकिन हालत यहां पर भी ठीक नहीं है, बहुत बुरा ही हालत है, कमजोर राष्ट्र है। अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान भी बड़ा बहुत है, ठीक है क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन जनसंख्या कम है, सुविधाएं वहां पर भी इतनी नहीं है, मामला गड़बड़ाता रहता है। अब देखिए क्या है, अब हमारे पड़ोस में ही हमारा दुश्मन है, अगर इसके साथ हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारा सारा समय भी इसी में चला जाएगा, हम भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम हमारी पॉलिसीज में आजकल ये कोशिश करते हैं कि हम इससे दूरी बना ले। पहले हम कोशिश करते थे हमारी विदेश नीति के तहत कि हम इसको भी दोस्त बना करके रखें, इसको भी साथ लेकर के चले, लेकिन ये समझता ही नहीं है, सीखता ही नहीं है। तो अब हमारी विदेश नीति को हमने इस तरीके से परिवर्तित किया है कि हम इससे थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। इसका जो इसके साथ जो देश है उनके साथ हम दोस्ती करते हैं, अफगानिस्तान के साथ, अपने आसपास के जो देश है इन देशों के अंदर किसी विदेशी महाशक्ति का प्रभाव ना जमे, इसलिए हम एक तरफा मदद देते हैं, एक तरफा सिंगल साइडेडली, बड़े भाई के होते हुए निभाते हुए कि लो भैया तुम्हें जितना पैसा चाहिए लो। ठीक है, हम चीन की तरह नहीं करेंगे कि श्रीलंका को तुम्हें पैसा दिया, पैसे के बदले में हम्बन टोटा बंदरगाह खा गए 99 साल के लिए, कि कब्जा कर लिया हिंद महासागर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। चीन ने क्या दिमाग लगाया, भारत ऐसा नहीं करता है। तो सबको, एक तो हमारी विदेश नीति इस तरीके से निर्धारित करते हैं कि ये सारे देश आपस में भारत के साथ अच्छे संबंध में रहे। दूसरा, इन देशों में आपसी खुद के अंदर कोई समस्या ना है, ये गृह युद्ध की स्थिति से ना जूझे, क्योंकि अगर इनमें कोई समस्या होगी उस समस्या का प्रभाव भारत पर पड़ेगा। जैसे नेपाल में मधेसी आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश बिहार में बड़ी समस्या हुई। ठीक है, नेपाल की बैरिकेडिंग भी करनी पड़ी, चीन वहां पर पहुंच गया। श्रीलंका में तमिल सिंहलियों का विवाद हुआ, तमिलनाडु और
यहां पर देखोगे तो इधर समस्या हो गई श्रीलंका के साथ, है ना। राजीव गांधी ने सेना भेजी थी, शांति सेना, उसका विरोध इस तरीके से हुआ कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा पड़ोस अगर शांत होगा तभी होगा। बांग्लादेश में अत्याचार हुआ जब बांग्लादेश का गठन हो रहा था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग ना होकर के पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान होते थे। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार किया तो बड़ी संख्या में यहां के लोग निकल निकल करके भारत में आए, करोड़ों की संख्या में भारत में आज भी शरणार्थी हैं। समस्या यहां हुई, भुगता किसने? भारत ने। म्यांमार में आप देखो रोहिंग्याओं के साथ समस्या हुई, रोहिंग्या मुस्लिम वहां से निकल करके आए, बांग्लादेश में आए, भारत में आए, समस्या कहां पर हुई? भारत को हुई। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय वातावरण है, रीजनल जो क्षेत्र है, वो ठीक रहना जरूरी है। अगर क्षेत्रीय वातावरण सही रहेगा तो आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए भारत की विदेश नीति इस तरीके से संचालित की जाती है कि हमारे आसपास का पड़ोस जो है वो शांत रहे, पीसफुल रहे, महाशक्तियों का अड्डा ना बने और हमारे संबंध उनके साथ अच्छे रहे, वो हमसे डरे नहीं। क्योंकि भूतकाल में भारत के साथ जितने भी विवाद हुए ना, आप देखोगे तो उसका एक रीजन यही है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश, उनको ये डर था कि भारत इतना बड़ा विशाल देश है, कहीं वो हम पर कब्जा ना कर ले, ठीक है, हमें कंट्रोल में ना ले ले। और चीन ने तो ये कुछ ज्यादा ही डर भी दिखाया उसको कि देखो तुम्हारे पड़ोस में इतना बड़ा देश है, तुम हमारी मदद ले लो, नहीं मदद लोगे तो कभी भी तुम पर कब्जा कर लेगा। और उस चक्कर में आकर के बहुत सारे नुकसान उन्होंने उठाया। तो एक तो ये क्षेत्रीय वातावरण का मामला देखा। अब क्षेत्रीय वातावरण में एक और, अगर वहां पर कोई बदलाव होता है तो हमारी विदेश नीति में भी बदलाव होता है। वो क्या होता है इसको समझिए। 1970 के दशक में अमेरिका, चीन एवं पाकिस्तान, इनका सामरिक गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। भारत के बिल्कुल पड़ोस में पाकिस्तान और चीन, दो देश, दोनों भारत के दुश्मन, दोनों के साथ भारत की कोई दोस्ती ठीक नहीं है, ठीक है। दोनों ही भारत उन दोनों से ही दुखी है, क्योंकि दोनों ही समय समय पर भारत को नीचा दिखाने, भारत को हराने, भारत को परेशान करने के लिए ये करेंगे, ठीक है। एक चीज आपके लिए मैं बता देता हूं, देखिए आप सबको एक खुशखबरी दे देता हूं। दिवाली के ऊपर एक ऑफर आ गया है, वो दिवाली वाला ऑफर मैं आपको बता देता हूं। अभी तक अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट होता था, अभी मैं आपको 25% डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। आप में से कोई भी दोस्त अगर आप में से वो 20% डिस्काउंट चाहता है, ठीक है, 25% डिस्काउंट चाहता है तो मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना एक बार। 25% डिस्काउंट अनअकैडमी के हर कोर्स पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी। कब तक? 24 तारीख तक, 24 अक्टूबर तक, यानी कि दिवाली धमाका आपके लिए लाए हैं। और आपको ये 25% डिस्काउंट मैं दिला सकता हूं। आमतौर पर केवल 10% डिस्काउंट होता है, मैं अब 20% डिस्काउंट दिला दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मेरी टीम का नंबर है, तुरंत कॉल कर लो, ठीक है, तुरंत कॉल कर लो। और नहीं तो मैं आपको एक 25% का कोड दे देता हूं, वो कोड याद रख लीजिए। कोड का नाम बता देता हूं, कोड जो है ना, ये कोड है DL7D30HQ। यहां पर छुप गया ना, मैं इधर लिख देता हूं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। DL7D30HQ, ये कोड लगाना, ठीक है। ये कोड आपको मैं दे रहा हूं, मैजिकल कोड, आप सबके लिए स्पेशली बनाया है मैंने, और 20% दे रहा हूं, 25% दे रहा हूं डिस्काउंट। कोड याद कर लो जल्दी से, चुपचाप से अभी से लगा करके देख लो। जितने भी हैं अनअकैडमी के ऐप पर जाकर के, अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स, ये कोड लगा करके देख लो चुपचाप। LY लाइव मेरा कोड है, उससे भी 10% मिलता है, लेकिन मैं अभी 3 दिन के लिए 25% डिस्काउंट दिलवा रहा हूं, 24 अक्टूबर तक केवल, ठीक है। 22 से 24 अक्टूबर तक दिवाली धमाका आपके लिए एक स्पेशली चीट कोड होता है ना जिस तरीके से, तो वैसा ही चीट कोड है, याद कर लो सब लोग। DL7D30HQ, फिर से बोलता हूं, DL7D30HQ, DL7D30HQ लगाओ, 25% डिस्काउंट हर कोर्स में मिलेगा।
24 तारीख तक के लिए ऑफर है, ठीक है जी, 24 तक का है, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, बाकी ज्यादा जानकारी चाहिए टेलीग्राम पर मेरी टीम का नंबर है, फोन कर लो। टीम का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, टेलीग्राम का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, ज्वाइन कर लीजिए। DLD नाम सुन लीजिए कोड का, DL7D30HQ, DL7D30HQ ये कोड है। 25% डिस्काउंट मिल जाएगा 24 अक्टूबर तक अगर आप कोर्स लेते हैं, उसके बाद ये डिस्काउंट नहीं रहेगा। चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय वातावरण की, रीजनल उसकी, तो रीजनल को भी समझ लीजिए सब लोग बड़े ही ध्यान से। 1970 के दशक में क्या होता है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ये तीनों करीब आने लगते हैं। इनमें से दो भारत के साथ युद्ध लड़ चुके थे, एक चीन एक पाकिस्तान, दोनों भारत के कट्टर दुश्मन। और ऐसे में पाकिस्तान का समर्थन, उसको हथियार देने वाला देश अमेरिका, वो पाकिस्तान के माध्यम से चीन के करीब आ गया। इनका म्यूचुअल फ्रेंड था। कई बार होता है ना, आपके दोस्त होते हैं, आपका दोस्त का कोई दोस्त होता है, आप पसंद तो करते लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे होते उससे बातचीत करने की, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार जरा बात कराओ ना तुम्हारे दोस्त से, बड़ा सही है यार बात करते हैं, है ना, बड़ी सही है यार बात कराओ ना। तो फिर वो आपकी दोस्ती करवाता है आप दोनों के बीच में। ऐसे ही पाकिस्तान ने जो है चीन और अमेरिका को एक करीब लाने में भूमिका निभाई थी। तो ये तीनों दोस्त करीब होने लगे, त्रिगुट बना। अब इन तीनों दुश्मन, भारत के खतरनाक दुश्मन, तो भारत की रीजनल परिस्थितियां, क्षेत्रीय वातावरण ऐसा बन गया जिसमें भारत के ऊपर हमला होने की आशंका बढ़ गई, तनाव का क्षेत्र बढ़ गया, महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया। इससे पहले भारत की विदेश नीति ये थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे या किसी का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका, पाकिस्तान और चीन इन तीनों का गुट बना, तो भारत को जरूरी था कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम करें, अपनी सिक्योरिटी भी देखें। तो ऐसे में 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता और शांति की संधि साइन की। शांति और मित्रता की संधि हमने किया, हमारी विदेश नीति को परिवर्तित किया, विदेश नीति चेंज हुई। विदेश नीति का निर्धारण इस क्षेत्रीय वातावरण के कारण हुआ कि हमें डायरेक्ट ट्रीटी करनी पड़ी सोवियत संघ के साथ, और उसका बेनिफिट भी मिला, फायदा भी मिला। क्योंकि 1971 में ही जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान के साथी था, भारत पर हमला करने आ गया था, परमाणु हमला करने के लिए हिंद महासागर में पहुंच गया था, भारत के बहुत करीब था। वो तो सोवियत संघ के साथ हमने शांति और मित्रता की संधि कर रखी थी, उसके कारण बच गए। सोवियत संघ ने धमकी दी अमेरिका को कि देखो अमेरिका जहां हो वहीं से लौट जाओ। इस धमकी के बाद, इस घोषणा के बाद 1 नॉटिकल माइल भी अगर तुम्हारा आगे आया ना, तुम आगे आए ना समुद्र में, तो हम अपनी परमाणु हमला करने के लिए तैयार है ना, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है ना, हम भारत की तरफ से युद्ध लड़ेंगे और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका उल्टे पैर वापस लौट करके भागा वहां से। तो ये विदेश नीति के संदर्भ में क्षेत्रीय वातावरण की भूमिका बता रहे हैं कि रीजनल एनवायरमेंट, क्षेत्रीय वातावरण जिस तरीके से होगा वैसे ही हमारी विदेश नीति के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रही। अब इसके साथ साथ शीत युद्ध की जो राजनीति थी उसमें भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ठीक है, उसमें अंतरराष्ट्रीय वातावरण आ जाता है, इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है कैसा है। तो ऐसे में जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी बने हुए थे, पूरा विश्व 2 हिस्सों में बंटने लग रहा था, तो ऐसे में भारत के सामने एक बहुत बड़ा संकट था कि कैसे ये इन दोनों गुटों से आजाद भी रहे और इन दोनों गुटों की सहायता भी ले। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई। तो भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता आने का कारण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां थी, कोई अपने आप से नहीं आ गई, अपने आप से इजाद नहीं किया। अगर उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के 2 गुट नहीं होते ना, पहला विश्व दूसरा विश्व, पूंजीवादी और साम्यवादी, इनके बीच में कोल्ड वॉर नहीं चल रही होती, तो गुट निरपेक्षता का उदय नहीं होता। तो भारत की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा गुट निरपेक्षता बनी। वो क्यों है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वातावरण,
अब यहां से आपका मुख्य परीक्षा में जो है ना सवाल आ जाएगा। सवाल किस तरीके से आ जाएगा? सवाल यह आएगा कि विदेश नीति के निर्धारण में क्षेत्रीय कारकों की भूमिका पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। या यूं आ जाएगा कि वैश्विक एवं क्षेत्रीय कारक किस प्रकार से विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। सिंपल सा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर तभी आएगा जब आप क्लास में जिंदा रहे होंगे, जीवित रहे होंगे, जागरूक रहे होंगे। अगर जिंदा जीवित जागरूक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या जो है वो बनी रहेगी। एक और उदाहरण देता हूं। देखिए 1990 के दशक में क्या हुआ? 1990 के दशक में पूरे विश्व में दो जो गुट थे वो समाप्त हो गए। अब केवल अमेरिका रह गया, दादागिरी, अकेला दादा। सोवियत संघ का विघटन हो गया। भारत की विदेश नीति फिर से बदली उस अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण। पहले जहां भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ अधिक था, अब सोवियत संघ रहा ही नहीं। उसका उत्तराधिकारी रूस खुद कमजोर था, उस टाइम इतना शक्तिशाली नहीं था। तो भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा। भारत की विदेश नीति बदल गई, अमेरिका की तरफ झुकाव वाली आ गई। एलपीजी की पॉलिसीज अपना ली। जो हम पहले सब चीजों का राष्ट्रीयकरण करते थे, राज्य के पास सारी की सारी, सरकार के पास सारी की सारी शक्तियां रहती थी, उसमें हमने अब बाजार को भूमिका देनी शुरू कर दी। पूंजीवाद को हमने अपना लिया। उससे पहले हम पूंजीवाद से थोड़ा सा डर के भागते थे, संरक्षणवाद को अपनाया हुआ था। भारत की विदेश नीति इस तरीके से बनी कि विदेशी पूंजीवादी देश महाशक्तियां वो भारत में निवेश करें, दोस्ती बनाएं। किससे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं ऐसी हुई, वातावरण ऐसा बदला कि भारत की विदेश नीति भी बदली। तो अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो वातावरण है उसका प्रभाव विदेश नीति के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है जी, चलिए अब ये हो गया। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज पर चलते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी देख लेते हैं भारत की विदेश नीति में। हमने ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी इसीलिए अपनाई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली 2014 में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने इसका नारा दिया। इससे पहले जो था 1990 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी होती थी, पूर्व की देखो नीति होती थी। अब इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। इसके तहत जो आसियान देश है ना, जो आप यहां पर मैप में देख पा रहे हैं, ये भारत के बिल्कुल पड़ोस में, आप देखो ये उत्तर पूर्वी भारत है। ये म्यांमार जो है ये यहां पर उत्तर पूर्वी भारत के साथ इधर लग रहा है। और इसके साथ साथ ये जो सारे के सारे देश हैं, ये देश चीन का प्रतिकार करने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत चीन क्या कर रहा है? चीन अपनी एक नीति अपना रहे हैं जिसका नाम था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, या उसका जो वन बेल्ट वन रोड वाला जो इनिशिएटिव है, जो जमीनी रास्ता और समुद्री रास्ता दोनों के माध्यम से वो भारत को घेर रहा है। भारत के सारे इंपॉर्टेंट जगहों पर उसने अपनी पकड़ बनाई है। तो उसका प्रतिकार करने के लिए वो क्षेत्रीय वातावरण ऐसा बन गया कि भारत को भी अब ऐसी नीति अपनानी पड़ी जिससे कि वो चीन का प्रतिकार कर सके या चीन का विकल्प ढूंढ सके। अब चीन का विकल्प ढूंढ पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आसियान के जितने भी देश हैं, अगर इन सभी देशों के साथ सामूहिक रूप से अच्छे संबंध हो जाए तो चीन की जो वस्तुएं हैं, चीन का जो विकल्प हम ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस में हमें मिल जाएगा। इन्हीं आसियान देशों के माध्यम से सस्ते दामों पर मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाएगा। और ये हमारे मित्र भी हैं, दुश्मन भी नहीं है। और दूसरा, इनके माध्यम से इनके साथ अच्छे संबंध रहेंगे तो जो दक्षिण चीन सागर है उसमें हम चीन को पकड़ पाएंगे। वहां पर उनके साथ कुछ उल्टा सीधा उनको गड़बड़ा करना है, उनके साथ गड़बड़ी करनी है, उनको फंसाना है प्रॉब्लम में। जैसे वो भारत के साथ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ करते हैं, ऐसा वो चीजें, वैसा ही बिल्कुल सेम प्रतिकार हम यहां पर कर पाएंगे, उलझा पाएंगे उसको भी। ठीक है। और इसमें ना केवल आसियान देश बल्कि इसके अंदर जापान भी शामिल है, इसमें दक्षिण कोरिया भी शामिल है, जिसके साथ हमें जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है ना, उसका मतलब यह है कि हमें जापान के साथ भी, हमें दक्षिण कोरिया के साथ भी, हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, हमें न्यूजीलैंड के साथ भी, इन सब के साथ भी अच्छे संबंध बनाने हैं, इन सब के साथ भी बेहतर संबंध बनाना है। इसीलिए क्वाड की भी उत्पत्ति हुई। क्वाड का नाम तो आप जानते होंगे ना, क्वाड, जो क्वाड है वो इसी रीजनल उसका वो है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय परिस्थितियां ऐसी बनी कि चीन का प्रभाव बढ़ता चला गया, उसके चीन के प्रभाव को रोकने के लिए क्वाड की स्थापना हुई। 4 देशों का संगठन। कौन कौन से देश हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या मैं अगर ये कहूं कि इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं, तो क्या ये बात सही होगी? हां या ना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
जल्दी से बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? क्या इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये हैं? यस और नो? तो जो नो वाले हैं वो ये बताइए कि सही क्यों नहीं है, क्या होगा इसके अंदर, क्या आएगा? 4 देशों का एक समूह बना और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध भी अच्छे हैं, सामूहिक संबंध भी अच्छे हैं। उसका कारण, रीजन यही था कि चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाए, खास करके इस क्षेत्र में। और ऐसे में इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है तो यहां के जो महाशक्तियां हैं, सुपर पावर है, बड़ी पावर्स है, उनको यहां पर एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साथ आना पड़ेगा। तो उस एक साथ आने के लिए यहां पर महाशक्ति सुपर पावर कौन है? एक तो भारत है, ठीक है, इधर जापान है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और यूएसए तो हर जगह जाना ही है। यूएसए को, अमेरिका को तो जहां पर भी चीन का विरोध करना होगा यूएसए वहां पर जाएगा। तो भारत और जापान दोनों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन तीनों के साथ अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। जापान तो बेसिकली अमेरिका के द्वारा ही बसाया गया है। 1945 के बाद अमेरिका ने ही जापान का संविधान बनाया, शासन व्यवस्था चीजें चलाई। उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा जब मैं भारत जापान संबंध पढ़ाऊंगा तब। तो ये उत्पत्ति क्यों हुई? ये इसीलिए हुई कि भारत का जो क्षेत्रीय वातावरण था, रीजनल एटमॉस्फेयर था, एनवायरमेंट जो था, उसमें चीन का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ, सुरक्षा को खतरा हुआ। उस सुरक्षा के खतरे से बचने के लिए हमें जरूरत थी कि कोई ऐसे देश हमारे साथ हैं जो सुपर पावर हो, महाशक्तियां हो, चीन का प्रतिकार करने में मदद कर सके। तो ये महाशक्तियां बन गई। ठीक है जी, ये हुआ। तो ये वैश्विक वातावरण और स्थानीय वातावरण आपने दोनों देख लिया। अब इसके साथ साथ वैश्विक वातावरण के अंदर एक और चीज है जिसने भारत की विदेश नीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और वो है आतंकवाद। अगर हम बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद, ग्लोबल टेररिज्म, आतंकवाद को लेकर के भारत की विदेश नीति स्पष्ट रही है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो भारत की विदेश नीति ऐसे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर बल देती है जो आतंकवाद का खिलाफ करते, विरोध करते, उसको समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे देशों के साथ सद्भावना रखती है, सिंपैथी, एम्पैथी रखती है जिन देशों में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जो आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं। ऐसे देशों का विरोध करने वाली नीति है जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे देशों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने वाली विदेश नीति है जो आतंकवादियों के पनाहगार देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में, उसके निर्धारण करने में आतंकवाद की भी भूमिका है कि जिन जिन देशों के, जो देश आतंकवाद के समर्थन वाले हैं, भारत उनके साथ कठोर नीति अपनाता है, उनका विरोध करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाता है उनके खिलाफ। जो देश आतंकवाद से की समस्या से ग्रसित हैं, उन देशों की मदद करने के लिए कोशिश करता है। जो देश आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं, के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करता है, उनके साथ अच्छे मधुर संबंध बना करके, सहायता करके उसको दूर करने की कोशिश करता है। ये एक चीजें हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ भारत की अगर हम बात करते हैं विदेश नीति में, पर्यावरणीय समस्या ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और वो कैसे निभाती है इसको भी समझिए। देखिए, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण जो है ना, एक ऐसी चीज है जो साझी संपदा है। चलिए जी, जोश बताएंगे मेरे दोस्त। हाउस द जोश, कैसे है जोश? हाउस द जोश, हाउस द जोश? आंसर आना चाहिए हाई सर, हाई सर का आंसर आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाई जोश के साथ आओ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। मैं वहां पर कोड डाल रहा हूं, 25% डिस्काउंट मिलेगा, ले लो जल्दी से जाकर के। केवल 24 अक्टूबर तक के लिए है, बाकी हमेशा 10% डिस्काउंट रहेगा। और मेरे से बात करनी है, टीम से बात करनी है, टेलीग्राम चैनल पर नंबर है, बात कर लेना। देखिए, पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जिसको कारण, जो कि पूरे विश्व की समस्या है, और इसको लेकर के पूरा विश्व जो है ना, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 2 हिस्सों में क्या बटा हुआ है समझिए। इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध के देश, और एक बोलते हैं हम इसको दक्षिणी गोलार्ध के देश। दक्षिणी गोलार्ध के देश, इसको उत्तर दक्षिण विवाद भी बोलते हैं।
उत्तर के देश जो अमीर हैं, विकसित राष्ट्र हैं, जिन्होंने अपने विकास करने के लिए पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद से जिन जिन देशों में विकास की प्रक्रियाएं हुई और जो सुपर पावर बने, वो सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, और उन्होंने ही पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब वर्तमान में पर्यावरण की समस्याएं बहुत तेज गति से बढ़ने लगी, तो सबका ध्यान पर्यावरण की तरफ जाने लगा। 1990 के दशक में खास करके रियो सम्मेलन के बाद तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा और फोकस किया जाने लगा। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति जो है ना, इस पर्यावरणीय समस्याओं से भी बहुत प्रभावित हुई। कैसे भी समझिए, विदेश नीति पूरे विश्व में जो विकसित देश हैं वो यहां पर भी दादागिरी करने लगे और वो बोलने लगे कि भैया पर्यावरण का नुकसान बहुत हो गया है, अब पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई, समय आ गया, पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। चलो एक काम करते हैं, सभी देश पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ मानक निर्धारित करते हैं, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करते हैं, ठीक है, ऐसे काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि पर्यावरण का नुकसान हो। अब आप कहोगे बात तो सही कह रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त समझना, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, रियलिस्टिक वे में समझना। इस मुद्दे का भारत विरोध करता है। भारत बोलता है कि भैया साझे परंतु अलग अलग उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इसका प्रयोग होना चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में। साझा मतलब पर्यावरण सबका है, लेकिन उत्तरदायित्व अलग अलग। कैसे? भारत बोलता है कि भाई तुम लोग जो उत्तरी गोलार्ध के देश हो, तुमने तो विकास कर लिया, तुमने तो डेवलपमेंट कर लिया, और उस डेवलपमेंट के लिए तुमने ही तो पर्यावरण प्रदूषण फैलाया। तो ऐसे में तुम ज्यादा जिम्मेदारी लो, क्योंकि तुम ही जिम्मेदार हो। हम तो छोटे से देश है, अभी नए नए निकले, हमारे तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। पर्यावरण प्रदूषण में, कार्बन उत्सर्जन में हमारा योगदान तो बहुत कम है, तुम्हारा तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना भी खर्चा आए, जो भी चीज आए, तकनीक लगे, वो सारी की सारी तुम्हें देनी चाहिए दूसरे देशों को। दूसरी चीज कि जो विकासशील देश हैं उनको छूट देनी चाहिए कार्बन उत्सर्जन के प्रतिबंध में। क्यों? क्योंकि अगर विकासशील देश विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो पर्यावरण का प्रदूषण होगा ही होगा। मान लेते हैं आपको विकास करना है, विकास कैसे करोगे? अब ऐसे मत कहना सर हम नाम रख देंगे किसी चीज का, विकास हो गया, विकास है, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होता क्या है, विकास हुआ है हमारे यहां पर सर बच्चा पैदा करेंगे, उसका नाम रख देंगे विकास और बोलेंगे हमारे यहां विकास हुआ है। ऐसा नहीं। डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटे सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको सड़क बनानी है, ठीक है, आपको उद्योग लगाने हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों तक वस्तुएं पहुंचाई जा सके, ठीक है, आपको रेल की पटरी लगानी है, ठीक है। सड़क और उद्योग ही ले लीजिए एक एग्जांपल से। सड़क बनाओगे, सड़क बनाने के लिए तारकोल वगैरह लगाओगे, आग जलानी पड़ती है, कितनी ज्यादा धुआं निकलती है, कितना प्रदूषण होता है। उद्योग धंधे लगाओगे, कल कारखाने लगाओगे ताकि लोगों को रोजगार मिले और वस्तुओं का उत्पादन होकर के लोगों की भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े। प्रदूषण तो वहां से भी होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। आप उनको बंद नहीं कर सकते। या तो आप सड़क बनाना, उद्योग धंधे लगाना बंद कर दो अगर पर्यावरण को बचाना है तो, ठीक है। ये मुद्दा एक संकट समस्या है, इसका ध्यान जो है ना पूरे विश्व का भारत ने खींचा। भारत ने कहा कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा तो हम करेंगे, लेकिन हम जितनी हमारी तरफ से कोशिश हो पाएगी उतना करेंगे, लेकिन हमारे लिए विकास भी बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने डेवलपमेंट नहीं किया, विकास नहीं किया, तो हम वैसे ही तुम लोग फिर से कोई ना कोई कब्जा कर लेगा, करके समस्याओं से घिरे रहेंगे। तो ऐसे में हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पर्यावरण के संरक्षण की, जितनी कोशिश हमारी होगी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी नीतियां अपनाएं हमारी परिस्थितियों के अनुसार, हमारी क्षमताओं के अनुसार, जिससे कि हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। लेकिन जो हमारी क्षमता में नहीं है, जो हमारी परिस्थितियों को सुटेबल नहीं करता, बस में नहीं है, वो चीजें हम अपना नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो करें तो उसके लिए तुम हमें तकनीक दे दो। जो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है परिष्कृत करने की, सारी चीजों को सही करने की, वो हमें दे दो, है ना। सारे देशों को बांट दो, फ्री में दे दो, उसके लिए पैसा मत लो, धन दो, पैसा दो लोगों को उसके लिए हेल्प करने के लिए। लेकिन विकसित देश क्या कहते हैं कि भैया ये जो परिशोधन की जो तकनीक है, ये तकनीक भी तुम हमसे खरीदो, मोटे दाम में खरीदो, ताकि तुम पर्यावरण प्रदूषण कम करो। देखो कितने चालाक। तो भारत की विदेश नीति इस तरीके से संचालित की जाती है कि वो दक्षिणी गोलार्ध के देशों का नेतृत्व करती है, लीडरशिप करती है।
और लीडरशिप करते हुए, नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में इस तरीके की बातें, इस चीज को लेकर के माहौल बनाया जाता है कि पर्यावरण सबका है लेकिन जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है। सब अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएं। जिसने ज्यादा प्रदूषण किया वो ज्यादा जिम्मेदारी ले, जो कम किया वो कम ले, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो करें। तो भारत लीड करता है ऐसे देशों को, वो ऐसे देशों का एक लीडर, नेता बनकर के रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और है भारत की विदेश नीति की अगर हम बात करते हैं तो यूएनओ, शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता भारत की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा है। भारत की विदेश नीति इस तरीके से संचालित की जाती है कि हम एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो, उसको और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। कैसे? क्योंकि इस भारत और यूएनओ का चैप्टर आएगा, उसमें मैं बहुत डिटेल से सारी चीजें समझाऊंगा। अभी एक शॉर्ट में, संक्षिप्त में समझ लीजिए कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अंग है जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। उस सुरक्षा परिषद में केवल 5 ही देश हैं, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। ये पांचों देश दूसरे विश्व युद्ध के समय, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उस समय इसके स्थायी सदस्य बने थे सुरक्षा परिषद के, क्योंकि उस समय यही 5 महाशक्तियां थी, बड़ी महाशक्तियां थी। अब समय बदल गया है, 1945 से आज तक कई दशक बीत चुके हैं। ऐसे में भारत डिमांड करता है कि भाई उस समय 5 महाशक्तियों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी, वो ठीक है, उस समय उतनी ही थी, लेकिन आज के समय में तो कम से कम 10 से 12 महाशक्तियां हैं। इन 5 के अलावा और 6-7 महाशक्तियां हैं जो इनके टक्कर की हैं, या इनसे भी ज्यादा, इनसे भी आगे हैं, तो उनको भी सुरक्षा परिषद की सदस्यता दो और अधिक लोकतांत्रिक बनाओ। इन्हीं 5 का ही दबदबा क्यों? भारत भी तो महाशक्ति है, जापान भी तो है, जर्मनी भी तो है, ब्राजील भी तो है, इस तरह साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी इस तरीके की डिमांड करते हैं। तो भारत ये कहता है कि इसमें और देश शामिल करो जो आज के समय में भी महाशक्ति हैं, आज के हिसाब से इसका पुनर्गठन किया जाए ताकि इसमें निर्णय निर्माण जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। तो भारत की विदेश नीति का संचालन इस तरीके से किया जाता है अब कि वो सभी देशों को यह बताता है कि इसका और डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। तो ऐसे जितने भी देश जो भारत का इस मामले में समर्थन करते हैं, उनके साथ भारत की विदेश नीति एकदम बहुत खास दोस्त वाली होती है। भारत उनको एक तरफा रियायतें भी देता है, मदद भी करता है। ठीक है, जो हमारे साथ विरोध कर रहे हैं उनके साथ हमारी विदेश नीति का अलग तरीके से संचालन किया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा उनके साथ समझौता करें, संधि करें, बातचीत करें जिससे वो हमारा विरोध करना बंद कर दे। तो भारत की विदेश नीति को यह भी प्रभावित करता है। सैन्य शक्ति जो है यह भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करेगा। अगर आप शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि आपको भी मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र बनना पड़ेगा। तो आपको ऐसे क्रियाविधियां अपनानी पड़ेंगी जिससे आपको सुरक्षा की बढ़त। तो भारत के पड़ोस में चीन है, परमाणु शक्ति संपन्न है, तो ऐसे में हमें भी ऐसे देशों के साथ संबंध, हमारी विदेश नीति ऐसे देशों के साथ संबंध बनाती है जिन देशों से हम हथियार खरीद सके। जैसे हम बड़ी संख्या में अलग अलग देशों से हथियार खरीदते हैं, लगभग सभी महाशक्तियों से हथियार खरीदते हैं, उसका संचालन इस तरीके से किया जाता है। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ही आपको सही
गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव, ठीक है। हर हफ्ते नए बैच आते हैं, ये मेरे के कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE, रेफरल कोड याद कर लीजिए बस। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आप लाइक शेयर नहीं करते। और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर, इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।